पूछ लूंगी, ईमेल के थ्रू ही पूछ लूंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले, अच्छा अब चैट के ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप लोगों ने इसी तरह अपना माइक अनम्यूट करना है, मुझे आंसर करना है और फिर वापस म्यूट कर लेना है ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है? या क्वेश्चन करना है आपने या किसी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप अनम्यूट करके दरमियान में आ जाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस मैम। अच्छा, लेक्चर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, हम पढ़े थे। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज आता है? आपके लंग्स आते हैं ना, लंग्स हैं, लंग्स कैसे काम करते हैं। फिर यकीनन हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सरसाइज के अंदर रेस्पिरेटरी चेंजेस आती हैं और वो कैसे कंट्रोल हो सकती हैं, नहीं हो सकती, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज एक्सपेंडेड ऑन बिफोर लेक्चर्स एटलीस्ट। आज का जो पहला लेक्चर है आपका रेस्पिरेशन का, इसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, बेसिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है? मैं चाहती हूँ लेक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड ना हो, हम थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट करें ताकि बहुत लंबा वर्जन ना बने, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल विद इन द टिश्यूज। बाहर एनवायरनमेंट से, जो कि एटमॉस्फेयर है, जैसे मेरे सराउंडिंग अगर एयर है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, इस ऑक्सीजन की मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड माय बॉडी, बॉडी के अंदर कहाँ पे? लंग्स के अंदर, और लंग्स के बाद टिश्यूज के अंदर। ये जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन है बाहर से लेकर अपने टिश्यूज के अंदर थ्रू द लंग्स, इस मूवमेंट को, ऑक्सीजन की इस मूवमेंट को हम कहते हैं ये रेस्पिरेशन, ठीक है? अब रेस्पिरेशन के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि आउटसाइड एयर जा रही है लंग्स के अंदर, और लंग्स के बाद वो कहाँ जा रही है? आपके सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर कैसे जाएगी? लंग्स के अंदर तो हमें पता है, सिंपल, अगर हमने सांस लिया है, ऑक्सीजन अंदर गई है, वो लंग्स में एल्वियोलाई तक चली गई। इस स्टेप तक जो रेस्पिरेशन है उसको हम कहते हैं ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है? ये लिखी हुई है, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर गई है। अब लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है, किस लेवल पे होती है? एल्वियोलाई लेवल पे। हमें ऑलरेडी पता है कि एल्वियोलाई के ऊपर गैसियस एक्सचेंज होती है। तो जब एल्वियोलाई लेवल के ऊपर गैस एक्सचेंज होगी तो उसके बाद क्या होगी? लंग से वो गैस, लेट्स से ऑक्सीजन है, लंग से निकल के वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ जाएगी? आपके एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। अब एल्वियोलाई के अंदर आने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दोबारा एक्सपायरेशन के थ्रू वो आप उसको एक्सहेल कर देंगे, और जो सेल के अंदर या जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली गई है वो ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू उस सेल तक जाएगी जहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। वो जब उस सेल तक जाएगी वहां पे वो सेल उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, और हमारे पास जो भी केमिकल प्रोसेस है, जैसे सेल्स को अपना काम करने के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे हम कहते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करके सेल तक गई है और सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज किया है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? मतलब कि रेस्पिरेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, ये रेस्पिरेशन है। अब ये रेस्पिरेशन दो टाइप्स की, एक पल्मोनरी जो कि सिर्फ लंग्स में हो रही है, उसके बाद लंग्स के बाद जब वो ब्लड में डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है और ऑक्सीजन यूज करके सेल्स एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? दो टाइप्स की रेस्पिरेशन हो गई। हम कौन सा डिस्कस करेंगे आपके ख्याल में? हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में कौन सी रेस्पिरेशन पढ़नी है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अभी या सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे? सेलुलर नहीं, हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हम पल्मोनरी पढ़ेंगे। पल्मोनरी में कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए पहले हमें लंग के फंक्शन का पता होना जरूरी है। लंग का क्या फंक्शन होता है? गैस एक्सचेंज किसके दरमियान? फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान। होगा क्या? ऑक्सीजन बाहर से आएगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा? ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है वो ब्लड में से निकल के कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के थ्रू, एयरवेज के थ्रू वो क्या होगा? एक्सपायर कर जाएगी, ठीक है? तीसरा फंक्शन हमारे पास लंग्स का क्या है? रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस क्या होता है? बॉडी के अंदर आपको पता है जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो एसिड बनाते हैं, और बेस कौन सी चीज बनाती है? बाइकार्बोनेट आयन।
बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो लंग्स एसिड बेस बैलेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? इसी रेस्पिरेशन के थ्रू। जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी वैल्यू होती है। वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो लंग्स कंट्रोल करते हैं। कैसे? थ्रू रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ट्रैप हो जाए और ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो आपके जो बॉडी का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बेसिकली आगे और आपके आयंस बनाती है जो कि एसिडिक करते हैं ब्लड। ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.35 यस, एग्जैक्ट वैल्यू यही है। हम 7 to 8 जनरली कहते हैं, 7 to 8 हमारे पास है। और जो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 7.35 से 7.45। ठीक है, तो इसी रेस्पिरेशन के थ्रू वो पीएच बैलेंस जो है, और भी ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं इसको, लेकिन उस पीएच बैलेंस के अंदर रोल आपके लंग्स भी प्ले करते हैं। कैसे? थ्रू नॉर्मल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम दो डेफिनेशंस पे आते हैं। हमें पहले पता है, एक डेफिनेशन है वेंटिलेशन की, दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास डिफ्यूजन की। वेंटिलेशन क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। सिंपल ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन कह रहे हैं। जो पल्मोनरी ब्रीदिंग है उसको वेंटिलेशन कह रहे हैं कि सिंपल प्रोसेस है सांस लेने का। ऑक्सीजन ले अंदर लंग्स में जाएगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ये क्या है? वेंटिलेशन। तो डिफ्यूजन क्या चीज है? डिफ्यूजन है बेसिकली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे किन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? या हम ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे या हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे होंगे। तो आप मुझे इस बात का आंसर दें कि ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन का एरिया कहाँ होगा? एल्वियोलाई में होगा या ब्लड में होगा? एल्वियोलाई के अंदर, तभी तो डिफ्यूजन को ब्लड में। यस, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। वो डिफ्यूजन इसी तरह होती है ना कि फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो अब ऑक्सीजन तो डिफ्यूज करके एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाएगी। अब मुझे बताएं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? ब्लड में ज्यादा होगी या एल्वियोलाई में? ब्लड में। वो ब्लड में ज्यादा होगी। तो वो हायर कंसंट्रेशन के एरिया से वो डिफ्यूज करके एल्वियोलाई में आएगी और एल्वियोलाई क्या होगा? बाद में उसको एक्सपायर कर देगा। तो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का। वेंटिलेशन क्या है? सिंपल ब्रीदिंग के प्रोसेस को कहते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन हम डिस्कस कर रहे हैं कि एल्वियोलाई ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देगा और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, वो कैसे होता है? या कोई फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं? पहला फैक्टर है लार्ज सरफेस एरिया। डिफ्यूजन का एक सिंपल प्रिंसिपल होता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा वहां पे डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगा। तो ज्यादा एरिया या तो ज्यादा डिफ्यूजन, हमें पता है वो कहते हैं कि जी देयर इज लार्ज सरफेस एरिया विद इन द लंग्स। अब आप मुझे बताएंगे लंग्स के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम कहते हैं सरफेस एरिया बढ़ गया है? लंग्स तो एल्वियोलाई, एल्वियोला डक्ट्स भी और एल्वियोलाइज भी। बिल्कुल, एल्वियोलाई लार्ज सरफेस एरिया कैसे बनाते हैं? आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ इस डायग्राम को। डायग्राम ये दिखा रही है कि एल्वियोलाई में सरफेक्टेंट टाइप सेल्स होते हैं। हाँ, सरफेक्टेंट सेल्स तो होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल करवाते हैं। एल्वियोलाई खुद, अभी देखो ना, ये एक एल्वियोलाई है यहाँ पे, उसके बाद ये दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, ये काफी सारे एल्वियोलाइज है। ये एल्वियोलाइज देखने में तो आपको लग रहा है कि जी अलग-अलग पड़े, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि अगर हम इस एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं तो इसकी ये वॉल इस वाले एल्वियोलाई के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि इनकी एक ही वॉल है, आप ऐसे कह लें। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे ये इनकी एक वॉल, ये सारे एल्वियोलाइज आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा सारा हो जाएगा। मतलब कि हम ये कहेंगे कि गैस एक्सचेंज सिर्फ इस जगह पे नहीं हो रही, गैस एक्सचेंज इस पूरे एरिया में हो रही है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, दूसरी फैक्टर जो कि डिफ्यूजन को कंट्रोल करता है, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? बिटवीन द ब्लड एंड गैस इन द लंग्स। मतलब कि ब्लड के दरमियान और गैस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कहते हैं कि डिफ्यूजन में ये बहुत थोड़ा होता है। अब अगर इसी डायग्राम को हम दोबारा देखें तो मुझे बताएंगे ब्लड कहाँ पर होगा और ऑक्सीजन कहाँ पे होगी? ऑक्सीजन कहाँ है? ये जो एरोसाइन जो बने हुए हैं ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। हाँ, ये क्या है? ये एल्वियोलाइज हैं। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है ना मैम? ये ब्लड वेसल्स और ये ऊपर ब्लड वेसल्स हैं। कैपिलरीज होंगी मैम। कैपिलरीज,
जी बेसिकली कैपिलरीज हैं, बिल्कुल फाइन फाइन जो कैपिलरीज होती हैं, एल्व्यूलाई को सराउंड किया हुआ होता है। अब क्या होगा, इस एल्व्यूलाई में से ऑक्सीजन निकलेगी, ब्लड में चली जाएगी, और इस वीनस ब्लड, इसकी रेड है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ से कैपिलरी आ रही है आपकी, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई में डाल देगा, और जैसे ही वो गुजर के यहाँ जाएगा, इस प्रोसेस के दौरान आपका एल्व्यूलाई क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन निकाल के ब्लड में डाल देगा। वो जैसे ही अपनी ऑक्सीजन ब्लड में डालेगा, आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कलर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि जी ये रेड कलर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो कह रहे हैं कि जी डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कैसे कम है, उसके लिए मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। हाँ मैं ये दिखाती हूँ, ये डायग्राम देखिए पहले, अभी हमने पहले डिस्कस की थी। ये देखो, ये एल्व्यूलाई है ना, ये एक एल्व्यूलाई दिखाया उन्होंने, ठीक है, ये एल्व्यूलाई है और उसके सराउंडिंग ये एक कैपिलरी है। कैपिलरी में क्या हो रहा है, यहाँ से एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कैपिलरी में आ रही है, और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एल्व्यूलाई में जा रही है, ठीक है। अब अगर इस डिफ्यूजन के डिस्टेंस को देखें, तो आप मुझे बताएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के दरमियान में कितने लेयर्स की थिकनेस है, कितने सेल पड़े हैं उसके दरमियान में जहां से उसने डिफ्यूज करके कैपिलरी में जाना है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन सेल, वन सेल, वन सेल, टू सेल, ठीक है, कोई कह रहा है वन सेल। हाँ कैपिलरीज की वन सेल होंगी, उसकी मैम एल्व्यूलाई का वन सेल होगा, एल्व्यूलाई कैपिलरी का वन सेल होगा, और एक कैपिलरी तो टोटल 2 सेल हो गए ना। एक सेल इसका एल्व्यूलस का अपना होगा, क्योंकि एल्व्यूलस की अपनी भी तो एपिथेलियम है। एक सेल एल्व्यूलस का अपना, एक सेल कैपिलरी का जिसके थ्रू उसने डिफ्यूज करना है। तो एक मॉलिक्यूल को डिफ्यूज करने के लिए कितने रास्ते में सेल्स आए, 2 सेल। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैपिलरी से डिफ्यूज करके एल्व्यूलाई में आने के लिए भी कितनी थिकनेस मिली, 2 सेल लेयर थिकनेस। ये वर्ड हम यूज करते हैं, 2 सेल लेयर थिकनेस। 2 सेल लेयर थिकनेस का मतलब क्या है कि ये बहुत कम थिकनेस है। इसकी वजह से जो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि डिफ्यूजन को ज्यादा बेहतर होने के लिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एक तो जिस एरिया पे डिफ्यूजन होनी है वहां का सरफेस एरिया ज्यादा है। दूसरा फैक्टर क्या है कि वहां पे डिफ्यूजन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम, इस वजह से, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि लंग्स में डिफ्यूजन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद डिफरेंट वैल्यूज हैं कि जो लंग्स में से जो ब्लड निकल रहा होता है, जब वहां से गुजरने के बाद आगे जा रहा है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होगी। जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, 75 to 100 mmHg उसका पार्शियल प्रेशर होता है। पीए का मतलब है पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 38 to 42 mmHg। फिर वो कहते हैं कि जी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। कॉमन सेंस है, जब ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि सिंपल, अगर मैं बैठी हूँ और मैं सांस ले रही हूँ तो ये मेरी नॉर्मल या क्वाइट ब्रीदिंग है, इस वक्त मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, उसके साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ एक्सरसाइज को। तो अगर नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान मेरे लंग्स मेरे ब्लड पीएच को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब मैं एक्सरसाइज करूंगी ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लैक्टिक एसिड भी बनेगा, ये सारा कुछ बनेगा। उस टाइम पे भी लंग्स उसी पीएच को कंट्रोल करेंगे। उस पीएच को अब हैवी एक्सरसाइज के दौरान लंग्स कैसे कंट्रोल करेंगे, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा कर देंगे या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कम कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक्सरसाइज में रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ जाता है ना, या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। अगर मैं नॉर्मल ब्रेथ कितनी होती है, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एक नॉर्मल विदाउट एक्सरसाइज, 16 to 20 times। 16 to 20 बिल्कुल। उसके लिए एक वैल्यू है 12 to 16 ब्रेथ। 16 भी ठीक है, 12 भी ठीक है, 20 भी ठीक है। एक्सरसाइज में ये ब्रीदिंग रेट कितना हो जाता है, 30 to 40, ये ऑलमोस्ट इतना इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये लंग्स ने क्यों इंक्रीज किया, इसलिए इंक्रीज किया ताकि ज्यादा ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ी है वो आ सके, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है एक्सरसाइज होने की वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी आपकी बॉडी से निकलती जाए। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम ये कह सकते हैं ना कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सरसाइज के दौरान या हैवी एक्सरसाइज के दौरान दोबारा से एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है, मैम ये पॉइंट रिपीट कर दें एक दफा दोबारा। ये पॉइंट रिपीट कर दो बेटा। सिंपल बात है, मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर मैं विदाउट एक्सरसाइज भी ब्रीथ कर रही हूँ या मैं सांस ले रही हूँ और मेरे लंग्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मेरी एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसी तरह जब मैं एक्सरसाइज करूंगी तब मेरे लंग्स दोबारा मेरे पीएच बैलेंस को कंट्रोल करेंगे। अब वो मेरे पीएच बैलेंस को कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरे रेस्पिरेटरी रेट को ज्यादा करके। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सांस चढ़ जाता है ना, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है, आप ज्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ्स आपकी ज्यादा हो जाती है 1 मिनट में। तो वो इसीलिए ज्यादा होती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर एक्सरसाइज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर आए। अब ठीक है, बेटा ठीक है, दोबारा बता दूं? मुझे लगता है दोबारा बता दें। अच्छा दोबारा बता दूं बेटा। सिंपलेस्ट, मैं ज्यादा मुश्किल नहीं करती, सीधी बात करते हैं कि आपके लंग्स आपके ब्लड के पीएच को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि लंग्स रेस्पिरेशन करते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। वो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो आपके ब्लड में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर से बाहर जाती है वो कहाँ से बेसिकली निकल के जा रही होती है? आपके ब्लड में से निकल के जा रही होती है। तो आपके ब्लड की पीएच कंट्रोल रहती है। अगर वो नॉर्मल रेस्पिरेशन में लंग्स कंट्रोल कर सकते हैं तो वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आपके ब्लड की पीएच को कंट्रोल करते हैं। कैसे पीएच को कंट्रोल करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देते हैं, सिंपल। अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा बता देती हूँ। यस मैम, आ गया अब समझ। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिल्कुल बेसिक सा स्टार्ट होने लगा है कि जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी नोज से, नॉस्ट्रल्स हैं, नोज से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसके पीछे क्या है? नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के पीछे क्या पड़ा है? आपका फेरिंक्स। ये सारा आपका फेरिंक्स है। ये फेरिंक्स यहाँ खत्म होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अंदर क्या आता है? लेरिंक्स। लेरिंक्स के बाद क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद होता है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाइज में। वो ब्रोंकाई आगे ट्री बना लेते हैं, ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, और फाइनली क्या चीज है? आपके लंग्स। एल्वियोलाई कहाँ पर होंगे? लंग्स, डीप इन लंग्स। डीप इन लंग। लास्ट स्टेप कह सकते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन का? यस यस ठीक है। अब आपको पता है बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स के बिल्कुल नीचे क्या पड़ा होता है? लंग्स थोरेसिक कैविटी में होते हैं, और लंग्स के बिल्कुल नीचे क्या है? एब्डोमेन। मुझे ये बताएं, लंग्स के दरमियान में ये जगह क्या है? मेडियास्टिनम। डायफ्राम। नहीं, ये ऊपर वाली जगह। डायफ्राम तो नीचे है ना? मेडियास्टिनम हार्ट। मेडियास्टिनम के अंदर क्या, ये जो एरिया बना हुआ है इसको कार्डियक नॉच कहते हैं ना, लंग्स के अंदर ये जो डिप्रेशन है, यहाँ पे क्या चीज है? बेसिकली हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है लंग्स के नीचे डायफ्राम है, और डायफ्राम बाउंड्री मार्क करता है थॉरैक्स की और एब्डोमेन की। मतलब कि इस डायफ्राम के इस तरफ एब्डोमेन है और इस डायफ्राम के दूसरी तरफ क्या है? थॉरैक्स है, जिसके अंदर लंग्स पड़े। अब आपको ये भी पता है कि ये लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है। मुझे बताएंगे लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? प्लूरा। 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 एक ही प्लूरा होता है? नो, विस्लर और पैराइटल। तो पैराइटल और विस्लर पैराइटल मैम। ठीक है, 2 लेयर्स होती दो हैं। मेम्ब्रेन अंदर वाली कौन सी होती है? अच्छा विसरल जल्दी होती है बताओ। अंदर वाली। ठीक, अंदर वाली विज़रल होती है। इसमें से एक ब्लू है और एक रेड है, अगर आपको यहाँ नजर आ रही है। विज़रल कौन सी वो है? वाली ब्लू वाली वाली जो ऑर्गन्स के साथ टच करी है। यस, ब्लू वाली विज़रल है जिसने ऑर्गन को बिल्कुल पैक किया हुआ है, और उसके ऊपर जो थोड़ा दूर लगी हुई है वो कौन सी है? आपकी पैराइटल, ठीक है। ये 2 लेयर्स हो गई। अब मुझे बताएंगे अगर इन 2 लेयर्स के दरमियान में कोई कैविटी हो तो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। क्या ये प्लूरल कैविटी खाली होती है? हवा भरी होती है? फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड होता है। अब बिल्कुल, वो जो फ्लूइड होगा उसकी वजह से भी कोई ना कोई तो प्रेशर होगा ना? यस। उस प्रेशर को कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ। 2 लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर कवरिंग है, कवरिंग को कहते हैं जी प्लूरा।
देयर आर टू टाइप ऑफ प्लूरास, एक वो प्लूरा जो कि ऑर्गन के बिल्कुल साथ अटैच्ड है, ये ब्लू वाली विसरल प्लूरा जो कि ऑर्गन के थोड़ी बाहर लगी हुई होती है, बेसिकली थोरेसिक कैविटी को लाइन करती है अंदर से, उसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। दोनों प्लूरास के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी या इंट्राप्लूरल स्पेस। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है इस कैविटी में, इसको कहते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड की वजह से इस स्पेस में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उस प्रेशर को कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आगे चलते हैं। यस मैम। अब हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसी चीज की थ्योरी लिखी हुई जो भी हमने पढ़ी है कि जी एक मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा कहते हैं, एक विसरल होती है, एक पैराइटल होती है। इनरमोस्ट कौन सी होती है? विसरल। विसरल। आउटर कौन सी होती है? पैराइटल। पैराइटल। वो कहते हैं दो प्लूरास के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड होता है जिसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली लुब्रिकेशन। उस लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है कि एक प्लूरा दूसरी प्लूरा के ऊपर इजीली ग्लाइड कर सकती है, ग्लाइड इजीली कर सकती है। क्यों जरूरत है हमें लुब्रिकेशन की? अगर ये फ्लूइड ना हो तो क्या वो ग्लाइड नहीं कर सकती? फ्रिक्शन हो गई, फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन से नहीं होगी, एक्सपेंशन तो डेफिनेटली नहीं होगी। क्या उस वहां पे फ्रिक्शन की वजह से कोई और डिजीज हो जाएगी? मैम लेयर्स हार्म हो जाएंगी, उसकी सेंसिटिव होती है। मैम प्लूराइटिस हो जाएगा। प्लूराइटिस हो जाएगा, वेरी गुड। प्लूराइटिस का मतलब क्या होता है? प्लूराइटिस क्या चीज है? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, ठीक है। वो प्लूरिसी कहते हैं उसको, कि वहां पे जो दो, अगर यहाँ पे लुब्रिकेशन ना होती तो जब भी आपके लंग्स एक्सपैंड करते, दो लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाती, उस रगड़ की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है और हम कहते हैं कि जी प्लूराइटिस हो गया। फिजिबल नहीं था, अल्लाह ताला ने वहां नेचुरली एक फ्लूइड डाल दिया ताकि एक दूसरे के ऊपर इजी लुब्रिकेशन हो सके, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी जो प्लूरल कैविटी में प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं, दिस इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप मुझे बताएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 786 मिलीमीटर। 786 थोड़ा सा ज्यादा होगा। 760 हौसला हौसला, और लड़कों को तो बोलने दो। बोलो क्या बोल रहे हो? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर्च। मैम 0 होता है उसमें ऑपरेशन में प्लस माइनस प्लस। हाँ, वो जो प्लस माइनस होता है वो भी मैं बताती हूँ कैसे होता है। बेसिकली अगर आप एक वैल्यू मांगे कि जी एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है तो वो 760 mmHg होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है दिस इज लेस देन द एटमॉस्फेयर। कितना कम होता है? 200, 300, 400? मैम वो उनको 0, -1 और +1 में देखा जाता है। हाँ, क्या लिखा जाता है? 0 मतलब आउटर 0 होगा, अगर इनर -1 होगा तो इनहेल होगा, अगर +1 होगा अंदर होगा तो एक्सपायरेशन होगी। हाँ, वो जो आप प्लस माइनस की बात कर रहे हैं ना वो -4 होता है बेसिकली, 1 नहीं। यस मैम। अब मैं बताती हूँ -4 क्यों कहते हैं। मैं बताती हूँ उसको -4 क्यों कहते हैं। उसको इसलिए कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो 760 है, और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो कि प्लूरल लेयर्स के दरमियान में प्रेशर है वो कितना होता है हमारे पास? 756। कितना डिफरेंस आया दोनों में? 4 का। हम इस 4 को लिखते हैं -4, हर जगह लिखा जाता है -4, ठीक है। अब आप मुझे बताएं माइनस क्यों लगाया? मैं बताती हूँ। 4 का डिफरेंस ऐसे आया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू है 760 mmHg, ठीक है। और जो प्लूरा के अंदर प्रेशर है जो कि दो प्लूरल लेयर्स के दरमियान में प्रेशर है वो कितना है? 756 mmHg। दोनों के दरमियान 56 में और 60 में 4 का डिफरेंस आता है ना? जी मैम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 4। अब ये 4 का डिफरेंस है। अब आप मुझे बताएं अगर मैं कहूँ कि इसको जगह जगह -4 लिखा हुआ है तो -4 क्यों लिखा होता होगा?
आपके ख्याल में व्हाई इज इट रिटन एज -4? डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस की वजह से तो डेफिनेटली। इसके क्योंकि अलावा एक मैम और लो प्रेशर, हाँ, लो प्रेशर किससे लो? एटमॉस्फेरिक मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होगा ना, इंटरनल प्रेशर। हम ये कहते हैं कि जी, हम इसके लिए ना एक और वर्ड भी यूज करते हैं कि जी इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। आपने शायद ये कई जगहों पे पढ़ा हो कि इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव का वर्ड का क्या मतलब है? हम बेसिकली नेगेटिव जो लिख रहे हैं कि नेगेटिव है, ये -4 है, इसका मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे इतने डिग्री ये कम है। कितने डिग्री कम है? 4 -4 लिखा है ना, 4 का डिफरेंस है, और माइनस उसके साथ इसलिए लगा रहे हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 4 वैल्यूज कम है, इसलिए उसके साथ माइनस लिखा है। ओके मैम, ठीक है। और जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, वो इंस्पायरेशन होती क्यों है? आपको मैकेनिक्स का सिंपल पता होगा कि जी अंदर प्रेशर कम हो जाता है चेस्ट के, और प्रेशर जो है वो हमेशा फ्रॉम द हायर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट जाता है ना। बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम है, ऑक्सीजन बाहर से मूव करके अंदर आ जाएगी, ये इंस्पायरेशन होगी। इसी तरह जब हमने एक्सपायर करना होगा तो अंदर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, आपके चेस्ट में प्रेशर बढ़ेगा, बाहर कम होगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फ्रॉम हायर प्रेशर साइड टू दी लोअर प्रेशर साइड मूव कर जाएगा, और हम कहेंगे कि जी एक्सपायरेशन हो गई। और मैम वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ना जब प्रेशर ज्यादा होगा। यस, वो वॉल्यूम का प्रेशर पॉइंट बढ़ जाएगा अंदर। मैम जब अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर क्या वैल्यू होगी? -4 तो ना होगी, फिर प्लस? नहीं, फिर -4 नहीं होगी। नहीं, फिर -4 नहीं होगी। ये जो -4 की मैंने आपको बताई थी, ये नॉर्मल वैल्यू है। उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, वो ज्यादा हो जाएगा, अंदर से बाहर प्लस में आ जाएगी, ज्यादा हो जाता है। हाँ, प्लस में आ जाएगी। मेरे ख्याल में वो +4 तक ही जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। +4 ही होगी शायद। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं जो ये -4 वाली वैल्यू बताई ना, ये मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है कि जी -4 इतनी होती है, और इस -4 की वजह से पहले इंस्पायरेशन होती है, फिर एक्सपायरेशन होती है। हम सांस पहले अंदर लेते हैं, फिर सांस बाहर जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, इसलिए तो अब इस पॉइंट को हम देख लेते हैं आगे। वो वॉल्यूम वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे सी एनाटॉमिकल कंसिडरेशन है दरमियान में, कि आपके रेस्पिरेटरी एरिया को हम 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं। एक जोन है कंडक्टिंग जोन, दूसरी जोन है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या हो रहा होगा यहाँ पे? यहाँ से एयर पास यहाँ से एयर पास कर रही हो। ठीक है, कंडक्टर तो समझ आ गई, एयर पास कर रही होगी। अब मुझे बताएं, ये जो रेस्पिरेटरी जोन है, इसमें क्या हो रहा होगा? फिर क्या बाकी कंडक्टिंग में रेस्पिरेशन हो रही होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ, हम यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो वर्ड है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर कंडक्टिंग जोन की बात करें, तो आप मुझे बताएं, जो कंडक्टिंग जोन है आपकी, या जो रेस्पिरेटरी जोन है, आपके ख्याल में आपके लंग्स में रेस्पिरेटरी जोन कहाँ होती है? एल्वियोलाई और एल्वियोलाई। यस, ब्रोंकियोल। हाँ, ब्रोंक्यूल्स में भी होती है। ठीक है, एल्वियोलाई। तो आप मुझे बताएं, अगर एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, प्राइमरीली एल्वियोलाई में होती है, और उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स में भी होती है, तो इसका मतलब उससे ऊपर वाला जितना भी एरिया है आपका नोज तक, वो सारी कौन सी जोन होगी? कंडक्टिंग जोन। बिल्कुल, कंडक्टिंग जोन। अब ये जो कंडक्टिंग जोन है, इसका फंक्शन क्या है? एयर को कंडक्ट करती है, कहाँ तक? रेस्पिरेटरी जोन तक। ठीक है। और क्या करती है? ह्यूमिडिफाई करती है, वार्म करती है, और एयर को फिल्टर करती है। फिल्टर करने का क्या मतलब है? इसमें से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह हैं वो इन जगहों पे लगे रह जाते हैं, और जो एयर प्यूरिफाई होकर आपके लंग्स में चली जाती है। वार्म का क्या मतलब है? एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देती है, ये कंडक्टिंग जोन। ह्यूमिडिफाई का क्या मतलब है? कि ये जब भी आपके कंडक्टिंग जोन में से एयर पास करती है, ये सारे कंपोनेंट्स जैसे ट्रेकिया, ब्रोंकिया का ट्री, या फिर ब्रोंक्यूल यहाँ से अगर पास कर रही है, तो ये सारे कंपोनेंट्स इसको मॉइस्चन करेंगे। वो मॉइस्चन कैसे करेंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो मॉइस्चर जैसे ही ऐड होता है, उस मॉइस्चर की एडिशन की वजह से ये जो आपकी जो कंडक्टिंग जोन के अंदर से एयर पास करती है वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। ट्रेकिया है, ब्रोंकिया का ट्री है, और ब्रोंक्यूल्स है। अब आप मुझे बताएं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर आपने कहा था कि जी गैसेस एक्सचेंज होती है, तो हमने ब्रोंक्यूल को यहाँ क्यों लिखा? क्या सारी ब्रोंक्यूल ही वो जोन है? मैम
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, उसमें रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा, उससे ऊपर दो और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक हाँ टर्शियरी लेवल पे। वो यस वहां पे यस वो कंडक्टिंग जोन में ही आ जाते हैं। यस इसलिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अलग चीज है और जो दूसरा ब्रोंक्यूल है वो अलग है। पहले कौन सा आता है? रेस्पिरेटरी पहले आता है कि दूसरा वाला पहले आता है? प्राइमरी पहले प्राइमरी आता है, ब्रोंक्यूल बाद टर्शियरी देन पहले प्राइमरी रेस्पिरेटरी। आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर टर्शियरी सेगमेंट आएगा और आएगा। एंड पे क्या आएगा? रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, अब अगर मैं कहूँ कि जी ऑक्सीजन तो बेसिकली एल्वियोलाई के अंदर होती है और कैपिलरीज तो एल्वियोलाई के साथ होती हैं, तो गैस एक्सचेंज तो सिर्फ एल्वियोलाई के लेवल पे होनी चाहिए ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में गैस एक्सचेंज कैसे हो जाती है? क्योंकि उन ब्रोंक्यूल्स के इर्द-गिर्द भी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज तो होती हैं, वहां पे एल्वियोलाई होना जरूरी वो भी नहीं है गैस को रेस्पिरेटरी जोन में भी। एक्सचेंज। ये डायग्राम देखो जरा, ये डायग्राम इतनी कंडक्टिंग जोन है और उसके बाद यहाँ से रेस्पिरेटरी जोन है। कंडक्टिंग जोन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम रेस्पिरेटरी जोन को देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में आप ये देखो, ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है इतना, और ये एल्व्यूलर डक्ट्स हैं और एल्व्यूलर सैक्स है नीचे। यहाँ पे तो एल्व्यूलर है, गैस एक्सचेंज होगी, एल्व्यूलर डक्ट में गैस एक्सचेंज होगी। आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में एक एडिशनल चीज देख रहे हो, ये जो आउट प्रोजेक्शंस हैं बनी हुई, ये क्या चीजें हैं? ब्रांचेस होगी उसकी। ब्रांचेस के अलावा कुछ और चीज है ये? हाँ जी। ये आउटपाउटिंग जो बनी हुई है, ये क्या है? एल्वुलाई में आगे होगी। यस, दीज आर द एल्व्यूलाइज। वजह क्या है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी कुछ स्कैटर्ड एल्व्यूलाइज होते हैं, ठीक है। उन स्कैटर्ड एल्व्यूलाइज की वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जो एल्व्यूलाइज है बेसिकली गैस एक्सचेंज वहां होती है, इसलिए। ठीक है, ये दो जोन्स क्लियर है आपको? यस मैम। मैम जी मैम क्लियर है। मैम जो ब्रोंकियल ट्री है वो क्या चीज है? ये छोटी छोटी एल्वुलाई वही बनाती हैं ना। ब्रोंक्यूलर ट्री क्या है? ट्री हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दरख्त के जैसा होता है ना, एक ब्रांच गई, वो डिवाइड होके दो में बनाएगी, वो दो डिवाइड होके आगे चार में बनाएंगी, वो चार डिवाइड होके उनके आगे बनती जाएगी, इसलिए वो ट्री बनता जाता है। हम ट्री उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ट्रेकिया आ रहा है, जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर आपको कहूँ कि ये एक ट्रेकिया आ रहा है, ऊपर से वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, वो हर ब्रोंकाई आगे फर्दर आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो डिवाइड होते होते टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर उसकी और डिवीजन होगी, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्री है या ब्रोंक्यूलर ट्री है। ब्रोंक्यूलर ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे ब्रोंकाइज है ना, यस मैम या ब्रोंक्यूल्स है हमारे, इसलिए हम इसको ब्रोंक्यूलर ट्री कहते हैं। और मैम ऊपर दोनों जोन को क्लिक कर दें, वो कट हो गया था इसलिए। समझ नहीं आई मुझे? हो गया था तो एक दफा रिपीट कर दें दोनों जोन रिपीट कर दूं? मैं बता देती हूँ। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनाटॉमिकली हम दो जोन्स में डिवाइड करते हैं, एक अपर जोन होती है और एक लोअर जोन होती है। अपर जोन कौन सी है? जिसके अंदर से एयर पास करके आ रही है। लोअर जोन कौन सी है? जहाँ पे एक्चुअली गैस एक्सचेंज कर रही है। तो जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही है वहां पे हम उसको कहते हैं ये रेस्पिरेटरी जोन है। जहां से सिर्फ एयर पास होके आ रही है उसको हम कहते हैं ये कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में आपका ट्रेकिया है, दो मेन ब्रोंकाइज हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। रेस्पिरेटरी जोन में आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आती हैं, एल्व्यूलाई के डक्ट्स आती हैं और एल्व्यूलाई के सैक्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, यहाँ से सिर्फ गैस पास होके आती है, यहाँ पे आती है। ठीक है, ठीक, आगे चलो। ठीक है, ये वही डायग्राम रिवाइज हो रही है कंडक्टिंग जोन की और रेस्पिरेटरी जोन की। कंडक्टिंग जोन क्या है? ट्रीकिया से आ रहा है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई डिवाइड होके आगे ट्री बनाता गया, फाइनली जब ट्री एंड हुआ तो वो या सैक्स बने, उनकी एल्व्यूलाई की डक्ट बनी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बने। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी जोन है और ये जहां से जो पास होके आ रहा है वो सारा कंडक्टिंग जोन है। ठीक, अब वो कहते हैं कि जी गैस एक्सचेंज इन द लंग्स अकर अक्रॉस अबाउट 300 मिलियन टाइनी एल्व्यूलाई। मतलब कि टोटल एल्व्यूलाई जो आपको नजर आ रहे हैं इतने सारे, उन्होंने कहा है कि कितने हैं? ऑलमोस्ट 300 मिलियन। अच्छा खासे, मतलब कि इतने सारे हैं। जाहिर सी बात है जब ये इतने सारे बनेंगे
तो कितना डायमीटर बनाते हैं? 25 से 50 मिलीमीटर्स का डायमीटर बन जाता है पूरे गैस एक्सचेंज का। अच्छा खासा सरफेस एरिया है ना, इस वजह से यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी होती है। Enormous number of these structure provide the lung with a large surface area for the diffusion. ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि डिफ्यूजन चूंकि एल्वियोलाई में होती है और डिफ्यूजन के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा यहाँ पे डिफ्यूजन। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फर्दर असिस्टेड बाय द फैक्ट दैट ईच एल्वियोलस इज ओनली वन सेल लेयर थिक। वो कहते हैं कि जी डिफ्यूजन के अंदर और ज्यादा फायदा होता है हमें एक पॉइंट से। वो पॉइंट क्या है कि जो एल्वियोलाई है उसकी सिर्फ एक ही सेल है, उसका एक ही मतलब कि उसकी जो भी एपिथेलियम या उसकी कवरिंग है उसके अंदर एक एक सेल लगा हुआ है। इसी तरह जो कैपिलरी है, जो पतली सी कैपिलरी उसके साथ जा रही है, उसके अंदर भी एक एक सेल लगा हुआ है। तो टोटल जो ब्लड गैस बैरियर है, ब्लड गैस कैरियर का मतलब क्या है? ब्लड ये जो कैपिलरी में से गुजर रहा था और गैस कौन सी जो एल्वियोलाई में ऑलरेडी प्रेजेंट है या जो इसमें से डिफ्यूज होकर यहाँ आएगी। तो ये जो ब्लड गैस बैरियर ऑलरेडी है, इसके लिए कितनी थिकनेस बनी है? 2 सेल लेयर थिक। एक सेल एल्वियोलाई का, दूसरा सेल कैपिलरी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। वो डिस्टेंस कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है? या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताया। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर जी आपके जो एल्वियोलाइज हैं, 2 सेल ठीक है मैम, 2 सेल ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वो कितनी होंगी? वो 5 होंगी। एक मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की है, एक मेम्ब्रेन उसकी कैपिलरी की है। टोटल 2 हो गए। वो तो 5 लेयर। समझ नहीं आई 5 लेयर कैसी? मैम वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 5 लेयर्स होती हैं, उनकी बात। वो डिफ्यूजन की होती है मैम, इधर नहीं होती। किसकी होती हैं 5 लेयर्स? मैम गैस डिफ्यूजन की होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की 5 लेयर्स होती है, उनकी बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक, यहाँ पे अब आगे एक पॉइंट आया है कि जो आपके एल्वियोलाइज हैं, जो कि अंदर लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज हैं, वो 2 टाइप के सेल्स होते हैं उसके अंदर बने हुए। वो 2 टाइप के सेल्स कौन से हैं? एक एल्वियोलर सेल्स ही कहते हैं उनको, टाइप 1 एल्वियोलर सेल कह लें, और दूसरा टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स कह लें। ठीक है, इनके लिए एक और मेडिकल वर्ड है न्यूमोसाइट्स। न्यूमो फॉर द लंग्स, साइट्स मीन सेल। तो सेल किसके हैं? लंग्स के सेल हैं। आप उनको न्यूमोसाइट्स कहने को रहने दें, आप इनको सिर्फ ये कहें कि एल्वियोलर सेल्स हैं, टाइप 1 एल्वियोलर एंड टाइप 2 एल्वियोलर। इस डायग्राम में आपको 1 और 2 नजर आ रहे हैं? मुझे 2 बताएं कहाँ है? येलो कलर के जो, ये येलो कलर वाला 2 है, टाइप 2 एल्वियोलर सेल। ये एल्वियोलर सेल एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, उस लिक्विड को कहते हैं सर्फेक्टेंट। ठीक है, वो सर्फेक्टेंट आपके एल्वियोलाइज को लुब्रिकेशन देता है और लुब्रिकेशन के अलावा उन एल्वियोलाइज को कोलैप्स होने से बचाता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपके टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, एल्वियोलाई के 2 टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 2 एल्वियोलाई सेल्स हैं वो एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं सर्फेक्टेंट। वो सर्फेक्टेंट क्या फंक्शन प्रोड्यूस करता है? उस एल्वियोलाई को लुब्रिकेशन देता है और कोलैप्स से बचाता है। एल्वियोलाइज वरना कोलैप्स कर जाता है। ये पॉइंट ठीक है यहाँ तक? एल्वियोलर सेल समझ आ गए? यस मैम। जी मैम। ठीक है, अब सिंपल मैकेनिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि आप लोगों ने एनाटॉमी में भी बड़ी दफा पढ़े हुए हैं कि मैकेनिक्स होते हैं। मैकेनिक्स क्या होंगे रेस्पिरेशन के? हमें ये पता है कि जी जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में आपको डायफ्राम दिखाया है उन्होंने। ये डायफ्राम है ना, डायफ्राम से ऊपर ऊपर क्या है? ये सारी रिब्स हैं और ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। इसके प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अब हम इसी का वॉल्यूम डिस्कस करेंगे और इसी का प्रेशर डिस्कस करेंगे एज कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट या आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, अब मुझे बताओ नॉर्मली प्रेशर विदाउट ब्रीदिंग, नॉर्मली प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है? एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है या थोरेसिक कैविटी में ज्यादा होता है? एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है। ठीक है, जब भी रेस्पिरेशन होनी है, रेस्पिरेशन कौन सा मसल कराता है? आपका ये जो डायफ्राम है ये मेन रेस्पिरेटरी मसल है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा
ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करता है डायफ्राम। Whenever the diaphragm contracts, let's say, आप लोगों को मेरी स्क्रीन मैं नजर आ रही हूँ या सिर्फ ये नजर आ रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है? दोनों ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको विजुअली ऐसे बता देती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही थी। लेट्स से ये डायफ्राम है, ठीक है। ये डायफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। Whenever this diaphragm contracts, it will move downwards. तो आप मुझे बताएं, अगर ये इतनी कैविटी है और ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे मूव कर जाए, तो क्या कैविटी की स्पेस बढ़ेगी या नहीं? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मुझे बताएं प्रेशर को क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। जब प्रेशर यहाँ ड्रॉप करेगा तो एयर की मूवमेंट होगी, कहाँ से कहाँ? एटमॉस्फेयर से लंग्स। यस, एयर मूव करेगी फ्रॉम हायर प्रेशर आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये हो गया इंस्पिरेशन। अब ये एक्टिव इंस्पिरेशन थी, इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। एक्टिव इंस्पिरेशन को क्यों कहते हैं? क्योंकि डायफ्राम एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे मूव कर जाता है, इस वजह से। एक्सपायरेशन को पैसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल होता है वो वापस सिर्फ अपनी जगह पे आता है, इसलिए हम उसको कहते हैं वो पैसिव है। वो जैसे लेट्स से ये इतनी कैविटी थी, ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव किया हुआ था, ठीक है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये डायफ्राम रिलैक्स होके वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब मुझे बताएं, आपकी जो कैविटी की स्पेस थी वो कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो जाएगी। वो कम हो गई। जब स्पेस कम हो गई तो वॉल्यूम भी कम हो गया। क्या? ठीक है, जब वॉल्यूम कम Yes, हुआ तो ma'am. यहाँ पे प्रेशर को क्या हुआ? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ से ज्यादा होगा तो क्या एयर यहाँ से मूव करेगी? यस मैम। किधर जाएगी? आउटवर्ड, आउटसाइड, आउटसाइड। उसको क्या कहेंगे, क्या हो गया अब? एक्सपायरेशन, एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है, ये मैकेनिक्स है इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। अभी डायफ्राम का पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, इसके साथ एक और पॉइंट है, रिब्स मूव करती हैं। रिब्स अगर आपकी पहले इस तरह पड़ी हैं तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, ये रिब्स बाहर को मूव करेंगी और फॉरवर्ड मूव करेंगी। पहले यहाँ थी रिब्स, जब भी इंस्पायरेशन होती है रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ये मसल रिब्स आपकी आउटवर्ड मूव करती हैं और फॉरवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, तो जब ये आउटवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगी तो मुझे बताएं थोरेसिक कैविटी की स्पेस को क्या हुआ, बढ़ी या कम हुई? बढ़ेगी। जब स्पेस बढ़ी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर गया। तो अब मुझे बताएं, ये जो रिब्स आउटवर्ड और फॉरवर्ड मूव किए हैं, ये किस फेज में मूव किए हैं, इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन? इंस्पायरेशन। ठीक है, ये बाहर मूव करेंगी, स्पेस क्रिएट होगी, एयर अंदर आएगी। एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पर आएंगी, अंदर स्पेस कम होगी और प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी बाहर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी ये तो है नॉर्मल मैकेनिक्स, मतलब कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग है विदाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि ये सारे मसल्स और अपने रिब्स वगैरह की मूवमेंट तो होती है, वहां पे एक और चीज काम आती है, वो है हमारे एक्सेसरी मसल्स। मुझे बताएंगे एक्सेसरी वर्ड का क्या मतलब होता है? असिस्ट एडिशनल हेल्पर एक्सेसरी मसल्स में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, और मसल्स के नाम देख लेते हैं। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड स्केलेंस। यस, वेरी गुड, ये सारे इसमें आते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पेक्टोरालिस माइनर मसल, स्केलीन मसल, ये नेक के मसल्स होते हैं। और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड भी आपका सर्वाइकल से लेकर या यहाँ से लेकर आपके स्टर्नम तक आता है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड होता है। ये सारे मसल्स एक्सेसरी हैं, सिर्फ एक्सरसाइज में यूज होते हैं, और यूज करके करते क्या है, आपके रिब्स की मूवमेंट करवाते हैं। ये सारी चीजें जब ऊपर होंगी तो आपकी कैविटी की जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ये इंस्पायरेशन में काम आते हैं, लेकिन ओनली ड्यूरिंग दी एक्टिव इंस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं कि जी एक्सरसाइज में काम आ रहा है।
एक्सपायरेशन के अंदर अगर एक्सपायरेशन नॉर्मल हो रही है, विदाउट एक्सरसाइज हो रही है, तो वो पैसिव है। पैसिव का क्या मतलब है? जो ऑलरेडी डायफ्राम वगैरह मूव करके कहीं गए थे वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या होगा, इसके भी एक्सेसरी मसल्स होंगे एक्सपायरेशन के। इसके एक्सेसरी मसल्स हैं दो, रेक्टस एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, ये दोनों मसल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी वजह से स्पेस कम होती है और एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। दोबारा बता देती हूँ मैं, हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल मैकेनिक्स में कुछ मसल्स हैं जो कि सिर्फ इंस्पायरेशन में काम करते हैं और एक्सपायरेशन में वो वापस अपनी जगह पर आते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर आर सम एक्सेसरी मसल्स, वो एक्सेसरी मसल्स इंस्पायरेशन में भी हैं, वो एक्सेसरी मसल्स हमारे एक्सपायरेशन में भी हैं, दोनों की डिफरेंट है। इंस्पायरेशन के 4 एक्सेसरी मसल्स हैं और एक्सपायरेशन के 2 एक्सेसरी मसल्स हैं। मुझे बताएंगे ये जो 2 मसल्स लिखे हुए यहाँ पे, रेक्टस एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, ये दोनों मसल्स किसके हैं? थोरैक्स के? एब्डोमेन के मैम। एब्डोमेन के दोनों, ये दोनों एब्डोमेन के मसल हैं। शो नहीं हो रही, क्या शो नहीं हो रही? स्क्रीन इन हो गई है मैम हो रही है। पता नहीं बेटा, मेरे पास मैम तो ये दोबारा कितनी स्लाइड देखो गुजरी है? कितनी स्लाइड गुजरी हैं। स्लाइड नंबर मैम यहाँ लाइट पे चली गई, स्क्रीन शेयर दोस्त की तरफ आया हूँ। क्या बात है आशिफ, कितना गुजर गया दरमियान से, मुझे बताओ कहाँ छोड़ा था? मैम मैंने वो जोड़ा था जहाँ पे वो रेस्पिरेटरी जोन में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में रेस्पिरेशन कैसे होती है वहां पे। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ मैकेनिक्स पढ़े हैं, एक 2-3 स्लाइड गुजरी हैं, मैकेनिक्स पढ़े हमने। मैं आपके लिए एक जनरली से रिवाइज कर देती हूँ, ये पढ़ी भी होंगी आपने ऑलरेडी। इंस्पायरेशन कैसे होती है और एक्सपायरेशन कैसे होती है, हमने सिर्फ ये पढ़ा। ठीक है, तो इंस्पायरेशन कैसे होती है, अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, आपका प्रेशर ड्रॉप करता है, अंदर प्रेशर ड्रॉप करता है तो एटमॉस्फेयर से एयर मूव करके अंदर आ जाती है। इसी तरह एक्सपायरेशन में क्या होता है, अंदर वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और एयर अंदर से मूव करके बाहर चली जाती है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये 2 बेसिकली पॉइंट्स पढ़े। ओके मैम। ठीक है, अब ये डायग्राम है, इसको एक दफा देख लो। हाशिर आप भी देख लो, जो पॉइंट मिस हुआ है ना मैं वो आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर कुछ मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन के कुछ मसल्स हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्केलीन्स, यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर भी आएगा। ठीक है, वो मसल्स हैं एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मसल्स। एक्सेसरी मसल्स कब यूज होते हैं? या तो किसी पैथोलॉजी में यूज होते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी हो तब यूज होंगे, या फिर फिजियोलॉजिकली वो कब यूज होंगे? जब आप एक्सरसाइज कर रहे तब। ठीक है, इसी तरह ये डायफ्राम है, जो कि डायफ्राम आपका नॉर्मल इंस्पायरेटरी मसल है, मूव करता है तो ये नीचे की तरफ जाता है और आपकी थोरैक्स की जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। एक्सपायरेशन के कौन से मसल्स हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल मसल्स हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ लगा होता है एब्डोमेन में, और उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में लगा होता है आपका रेक्टस एब्डोमिनस। यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा ये कट सेक्शन। रेक्टस एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ओब्लिक वगैरह जो मसल्स हैं ये आपके एक्सेसरी मसल्स हैं फॉर दी एक्सपायरेशन। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कि आ जा रहे हैं बार बार। आपका लेक्चर इतना ही था, ये खत्म हो गया लेक्चर। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगी। हाशिर अगर कुछ मिस हो जाए ना तो एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेना, वैसे मेरा नहीं ख्याल आपको जरूरत पड़ेगी। मैम इंटरनल इंटरकोस्टल्स और वो मैकेनिज्म आते थे और मसल्स भी आते थे। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे बच्चे? इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स ये दोनों भी तो ये भी एक्सेसरी मसल्स है ना मैम? जी बिल्कुल, एक्सेसरी मसल्स। ये रिब्स है ना 2, लेट से ये 2 रिब्स है, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ठीक है, ये 2 रिब्स के इनसाइड अगर कोई मसल लगा हुआ है तो वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इन्हीं 2 रिब्स के आउटसाइड लगा हुआ है तो वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, अब ऐसे है कि मैं लेक्चर आपका खत्म हो गया, मैं आपकी मतलब इतना ही था, अभी जाइएगा मत, मैं आप लोगों के पहले स्क्रीनशॉट ले लूँ अटेंडेंस का,